तो पी ब्लॉक जो चैप्टर है ये क्लास 11th एंड 12th दोनों में आता है, 11th एंड 12th दोनों में आएगा, राइट। पी ब्लॉक चैप्टर आपके 11th एंड 12th दोनों में है। हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वो 11th स्टैंडर्ड के बेस्ड ऑन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले व्हाट इज अ पी ब्लॉक एलिमेंट? पी ब्लॉक एलिमेंट होता क्या है? पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं? व्हाट इज अ पी ब्लॉक? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पी ब्लॉक? वो तो उसका पोजीशन हो गया, उसका कॉन्फ़िगरेशन, आउटर कॉन्फ़िगरेशन एंड पी ब्लॉक element are those element which last electron enters in np सबसेट, राइट, या np ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है आपको? which last electron enters in np orbital or np subset। समझ में आ रहा है? p block element are those element which last electron enters in np orbital। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब p ब्लॉक एलिमेंट जो है वो पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? अगर आपसे मैं पूछूं कि पीरियोडिक टेबल है आपके पास, उसमें p ब्लॉक कहाँ पे है? p ब्लॉक जो है राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अगर मैं आपको बोलूं एक रफ आइडिया, हम यहाँ पे बात करें, ये लेफ्ट हैंड साइड में हमें s ब्लॉक हो जाएगा, समझ में आ रहा है? ये s ब्लॉक हो जाएंगे और यहाँ पे हो जाएंगे डी ब्लॉक, और यहाँ पे सो राइट साइड है, राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल क्या आ जाएगा? पी ब्लॉक। समझ में आ रहा है? पी ब्लॉक में ग्रुप 13 से 18 तक आते हैं, समझ में आ रहा है? एंड बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल क्या आ जाएंगे? एफ ब्लॉक। क्या आ जाएंगे? एफ ब्लॉक। समझ में आ रहा है आपको? हमें यहाँ पे डिस्कस किसके बारे में करना है? पी ब्लॉक। हम इनके बारे में डिस्कस नहीं करें। सबसे पहले व्हाट इज अ पी ब्लॉक एलिमेंट? पी ब्लॉक एलिमेंट आर दोज एलिमेंट व्हिच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एनपी ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है आपको? अब पी ब्लॉक एलिमेंट प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल की कहाँ पे प्रेजेंट है? राइट साइड में। कहाँ पे प्रेजेंट है? राइट साइड। P block element present right side of the periodic table, right? From group 13 to ग्रुप 18, 13 टू ग्रुप 18। ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक जो पी ब्लॉक है वो राइट साइड में प्रेजेंट है। कहाँ पे? राइट साइड। समझ में आ रहा है? 13 टू 18 पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं जो राइट साइड में प्रेजेंट होते हैं। इसी पी ब्लॉक एलिमेंट को जो 13 टू 18 में है, इनको दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। कौन से पार्ट में? दो पार्ट। ग्रुप 13, अब यहाँ पे दो पार्ट में मैं ऐसे बोल दूंगा कि एक 11th पी ब्लॉक है और एक 12th पी ब्लॉक। 11th के सिलेबस में पी ब्लॉक क्या पढ़ना है और 12th के सिलेबस में पी ब्लॉक क्या पढ़ना है। 11th में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्टूडेंट एज पर एनसीईआरटी, यहाँ पे ग्रुप 13 एंड 14, ग्रुप 13 एंड 14, एंड 12th में ग्रुप 15, 16, 17 एंड 18। ये ग्रुप के एलिमेंट हम कहाँ पे पढ़ेंगे? 12th। समझ में आ रहा है आपको? अब ग्रुप 13 एंड 14 हम कहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं? मतलब अभी। तो अभी हमें खाली क्या पढ़ना है? ग्रुप 13 एंड 14, ग्रुप 13 एंड 14। अब ग्रुप 13 में अगर एलिमेंट की बात करें हम,
वन बाय वन ग्रुप की बात करेंगे। यहाँ पे हम ग्रुप 13 को सबसे पहले डिस्कस करेंगे, देन ग्रुप 14। वन बाय वन ग्रुप की यहाँ पे डिस्कशन होगा। ग्रुप 13 एंड 14 में हम ग्रुप 13 को पहले डिस्कस करेंगे, देन ग्रुप 14। सबसे पहले हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं वो ग्रुप 13 एलिमेंट, किसकी बात कर रहे हैं? ग्रुप 13। अब ग्रुप 13 एलिमेंट जो होते हैं, ग्रुप 13 एलिमेंट, इन्हीं को बोरॉन फैमिली बोलते हैं। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली। अब बोरॉन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? कौन कौन से एलिमेंट बोरॉन फैमिली में आते हैं? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, नियोनियम, राइट? जो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जो लेटेस्ट जो है डिस्कवर किया हुआ है, ये मैनमेड एलिमेंट है। 2004 के आसपास इसको हम डिस्कवर किए हुए थे, राइट? ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो मैनमेड एलिमेंट है। तो बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 30, गैलियम एटॉमिक नंबर 31, इंडियम एटॉमिक नंबर 49, थैलियम 81 and नियोनियम is 113। 32 ऐड कर देंगे, समझ में आ रहा है? तो ये एलिमेंट का सिंबल है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, नियोनियम। समझ में आ रहा है? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, नियोनियम। एटॉमिक नंबर 5, 30, 31, 49, 81, 113। क्लियर एवरीवन? ये समझ में आ रहा है आपको? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ये ग्रुप 13 के एलिमेंट है, ग्रुप 13 के एलिमेंट ना। इसके बाद अगर हम बात करें तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहले सब हम ब्लॉक पढ़ेंगे, कोई भी ब्लॉक का नहीं। अब यहाँ बोरॉन फैमिली के बारे में डिस्कस करें तो बोरॉन फैमिली में सबसे पहले उस फैमिली में कौन कौन से मेंबर प्रेजेंट है, फिर उस फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, समझ में आ रहा है? देन वहां पे हम फिजिकल ट्रेंड्स पढ़ेंगे, समझ में आ रहा है? ट्रेंड्स ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट। सो यहाँ पे सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट, एलिमेंट वही आएंगे। बोरॉन, ये नेम लिखने की जरूरत है या याद हो गया? बोरॉन 5 है, एल्यूमिनियम 13 है, 31 है, इंडियम 49 है, थैलियम एंड 113। वैसे ये सारे प्रॉपर्टीज में आते नहीं है, यहाँ पे लिख दिया मैंने, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, राइट? अब बोरॉन, बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर नोबल गैसेस की बात करूं तो हीलियम, हीलियम के बाद हम लिख देंगे 2s2 2p1। तो इधर क्या लिखेंगे? नियॉन 3s2 3p1। ऐसे आर्गन 4s2 4p1, देन क्रिप्टन 5s2 5p1, देन xenon 6s2 6p1, then radon 7s2 7p1। इस तरह से लिख देंगे। नोबल गैसेस का एटॉमिक नंबर पता है आपको। अब यहीं पे हम क्या लिख सकते हैं? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के क्या समझ में आ रहा है? NH2 NP1। सो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरॉन फैमिली, general electronic configuration of boron family NH2 NP1, NH2 NP1।
NH2 NP1। यहाँ तक समझा? यहाँ तक समझ में आ रहा है? Now, the next point is after the electronic configuration, the physical trends of boron family। तो हम यहाँ पे ग्रुप 13 एलिमेंट के फिजिकल ट्रेंड्स की बात करें तो ट्रेंड्स ऑफ बोरॉन फैमिली, ट्रेंड्स ऑफ बोरॉन फैमिली, इन विच फर्स्ट पॉइंट इज, सबसे पहले किसको एक्सप्लेन किया जाएगा? एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई, अगर हम एटॉमिक रेडियाई की बात करें स्टूडेंट, तो एटॉमिक रेडियाई ऑफ बोरॉन फैमिली दैट मींस ग्रुप 13 एलिमेंट। सो एटॉमिक रेडियाई ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट क्या होगा? सबसे पहले अगर हम बेसिक पॉइंट की बात करें तो एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, ये मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूं क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे ये न्यूक्लियस हो गया, ये आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस होंगे वही क्या होगा? समझ में आ रहा है? एटॉमिक रेडियस, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन आर नोन एज एटॉमिक रेडियस। इनको क्या बोलेंगे? एटॉमिक रेडियस। अगर हम यहीं पे बात करें एटॉमिक रेडियाई, अब हम विथ रेस्पेक्टिव ग्रुप की बात करें। किसकी बात करें? विथ रेस्पेक्टिव ग्रुप। अब बोरॉन फैमिली ग्रुप 13 एलिमेंट में एटॉमिक रेडियाई जनरली क्या होना चाहिए? टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ सेल। तो इन जनरल क्या होता है? एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? अब बोरॉन यहाँ पे सबसे पहले ऊपर, देन एल्यूमिनियम आता है, देन गैलियम आता है, देन इंडियम आता है, देन थाइरोन। राइट? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थाइरोन। अब अगर हम जनरली बात करें, नॉर्मल बात करें, तो एटॉमिक रेडियाई जनरल क्या होना चाहिए? तो देख के तो यही लग रहा है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थाइलियम, बट क्या ये ऑर्डर करेक्ट है? नहीं, ये ऑर्डर करेक्ट नहीं है। अब ये ऑर्डर करेक्ट नहीं है तो करेक्ट ऑर्डर क्या है? करेक्ट ऑर्डर इज बोरॉन, गैलियम, थाइलियम। अब इसका रीजन क्या है? यहाँ पे अगर हम एल्यूमिनियम का यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है तो हमें इनका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर आर्गन क्या आएगा? आर्गन 18, यहाँ पे 3d10 4s2 4p1। अब यहाँ देखेंगे ये और ये कॉमन है, राइट? बट फर्क क्या हो रहा है? ये दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ रहा है? तो दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे D, एंड एज वी नो D में क्या होता है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट। अब इनका जो रीजन है एटॉमिक रेडियाई चेंज होने का, वहां पे रीजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से समझ में आएगा। किससे समझ में आएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम यहाँ पे अगर गैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आर्गन, देन 3d10 4s2 4p1। समझ में आ रहा है? एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम में क्या आएगा? नियॉन 3s2 3p1। समझ में आ रहा है? इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे एज वी नो द नेचर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट, D में शील्डिंग पुअर होता है, नेचर वही है। S में शील्डिंग ज्यादा, P में शील्डिंग ज्यादा, बट D और F में शील्डिंग कम। तो ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ D ऑर्बिटल में क्या हो रहा है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट। जब पुअर शील्डिंग इफेक्ट है तो ये क्या होगा? D ऑर्बिटल आउटर इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, रोक नहीं रहा है, तो आउटर इलेक्ट्रॉन क्या होगा?
न्यूक्लियस की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, और जब न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा तो साइज क्या होगा, समझ में आ रहा है। सो दिस इज द रीजन चाहिए तो यहाँ पे इन शॉर्ट रीजन ऐसा शॉर्टकट में लिख सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। पॉइंट समझ में आ रहा है, ऐसा क्यों, बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट। तो ये एटॉमिक रेडियाई का पॉइंट था। एटॉमिक रेडियाई में कोई कंफ्यूजन। देन सेकेंड पॉइंट हम बात करेंगे आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी आईई क्या होता है स्टूडेंट, अगर आईई की बात करें सबसे पहले तो व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, minimum energy required to remove the ये न्यूक्लियस रहेगा, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, राइट। इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो भी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, फॉर रिमूवल ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन विच आर आइसोलेटेड गैसियस एटम, समझ में आ रहा है, उसको रिमूव करने के लिए जो भी एनर्जी यहाँ से आप सप्लाई करेंगे वही क्या होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे इज एनी ग्रुप 13 एलिमेंट, उसका अगर मुझे E+ बनाना है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, ये E क्या है, कोई ग्रुप 13 और यू कैन से कोई बोरॉन फैमिली, समझ में आ रहा है, बोरॉन फैमिली का एलिमेंट। अब इस बोरॉन फैमिली के एलिमेंट को एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो इस एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, यहाँ पे जो भी आप एनर्जी देंगे वो क्या हो जाएगा, IE, क्या हो जाएगा, IE, समझ में आया। सो व्हाट इज IE, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड, समझ में आ रहा है, आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम, समझ में आ रहा है, अदरवाइज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, उसी को हम क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब ये तो कॉन्सेप्ट है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, जो भी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए वो अपना क्या हो गया, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब सवाल ये है कि बोरॉन फैमिली का आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसा होगा, बोरॉन फैमिली का आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसा होगा। अगर मैं यहीं पे बात करूं ना, तो बोरॉन फैमिली में आयोनाइजेशन एंथैल्पी, अब जनरली आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, जनरल में हम ऐसा पढ़े हुए कि टॉप टू बॉटम, राइट, और यू कैन से डाउन टू दी ग्रुप, DTG डाउन टू दी ग्रुप, क्या होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, समझ में आ रहा है, ड्यू टू इंक्रीज इन अ साइज। आप बोल सकते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी must be proportional to atomic radius, atomic radius, समझ में आ रहा है। अगर ये पॉइंट है तो अभी मेन क्या होना चाहिए, मतलब अगर मैं डायरेक्टली ये पॉइंट को, पहले वाले पॉइंट को ध्यान में रखूं तो यहाँ पे होगा बोरॉन, उसके बाद एल्यूमिनियम, देन गैलियम, इंडियम, हैलियम, जो कि ऑर्डर क्या है, समझ में आ रहा है, ये ऑर्डर भी करेक्ट नहीं। बट अगर मैं ये साइज के अकॉर्डिंग जा रहा हूं तो क्या हो जाएगा, बोरॉन, गैलियम, हैलियम, समझ में आ रहा है। पर ये ऑर्डर सही है या गलत है, गलत है तो सही क्या है, हाँ approximately equal होता है, approximately equal to होता है, तो भी गलत है, तो भी गलत है। अब यहाँ करेक्ट ऑर्डर क्या है, करेक्ट ऑर्डर की अगर मैं बात करूं, ये दोनों होंगी है, बोरॉन, बोरॉन के बाद, बोरॉन के बाद हेलियम के बाद, पूरा ऑर्डर ही चेंज हो गया, कोई बोलेगा नहीं, गैलियम, समझ में आ रहा है आपको। अब इतना बड़ा चेंजेस कैसे हो गया वो समझ लेते हैं, समझ में आ रहा है। अब थैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हमें ध्यान में रखना होगा। थैलियम की बात करें तो क्या हो जाएगा, ज़ेनॉन 54,
फिर 4F, 4 इसको लिख लेते हैं 4F 14, राइट, देन 5D 10, देन 6S 2, 6P 1। समझ में आ रहा है? इतना है। अब आउटर मोस्ट सेल में F और D दोनों है। वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट, वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट। अब वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट मतलब क्या? रिपल्शन क्या होगा? मिनिमम। हम नेग्लिजिबल मान ले रहे हैं। रिपल्शन यहाँ पे थैलियम के लिए क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। रिपल्शन मिनिमम किसके लिए? आउटर इलेक्ट्रॉन जो है, समझ में आ रहा? उसके लिए रिपल्शन मिनिमम। ये पॉइंट समझा? अगर रिपल्शन मिनिमम हुआ तो क्या होगा? अट्रैक्शन तो ज्यादा। अट्रैक्शन क्यों हो रहा है अगर रिपल्शन जीरो है तो? क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से रिपल्शन कर, बट वहां पे उतना सेम न्यूक्लियस भी, पॉजिटिव चार्ज भी तो रहेगा, प्रोटॉन तो रहेगा। अब वहां पे जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। इसको ना हम ऐसे भी समझ सकते हैं, हेलियम में हमें 3D होता है, 4D होता है, 5D होता है और 4F होता है। इधर 10, समझ में आ रहा है? इधर 14। अब D और F के क्या होते हैं? D and F ऑर्बिटल वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट होते हैं। समझ में आ रहा है? अब पुअर शील्डिंग इफेक्ट करता क्या है? आउटर ऑर्बिटल को प्रोटेक्ट करते हैं, आने नहीं देता। बट यहाँ पे क्या है? ये वेरी पुअर है, तो ये क्या करेगा? रिपल्सन को मिनिमम रोकेगा नहीं। जब रोकेगा नहीं तो क्या हो गया? अट्रैक्शन ज्यादा। समझ में आ रहा है? इनका न्यूक्लियस से अट्रैक्शन ज्यादा हो गया। अट्रैक्शन ज्यादा हुआ मतलब हम क्या बोल सकते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम। यस और नो? अब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस से ज्यादा हो जाएगा वहां पे, अब ये वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है, पहला पॉइंट। दूसरा ये भी बोलेंगे कि अगर यहाँ पे टोटल 44 इलेक्ट्रॉन जो रिपल्सन में नहीं आ रहा है, बट इनका प्रोटॉन तो उतना रहेगा, वो प्रोटॉन अब न्यूक्लियस में उतना जो है पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेंगे? ज्यादा ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे। समझ में आ रहा है? तो उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से इजीली निकल नहीं पाता। समझ में आ रहा है? So this is the reason कि why thallium is the second highest ionization enthalpy because of very poor शील्डिंग इफेक्ट। तो वहां पे Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाता है। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको? ये समझ में आ रहा है? ये ऑर्डर हमें लर्न कर लेना है। जनरली दो सोचेंगे, दोनों रॉन्ग है। पहला, अगर आपने गैलियम और एल्यूमिनियम में शील्डिंग इफेक्ट नहीं अप्लाई किया तो आप पहला वाला पॉइंट सोचेंगे जो सबसे बेसिक। फिर दूसरा, आप गैलियम और एल्यूमिनियम के लिए रूल अपनाएंगे तो ये सेकेंड वाला वो भी रॉन्ग है। थर्ड वन इज अ करेक्ट। तो ये पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ तक कोई डाउट? अगर मैं विथ रेस्पेक्टिव ग्रुप 2 की बात करूँ, विथ रेस्पेक्टिव ग्रुप 2 की बात करूँ तो वहां पे एटॉमिक रेडियाई और ग्रुप 2 है, ग्रुप 13 का एटॉमिक रेडियाई लेफ्ट टू राइट क्या हो जाएगा? कम। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो वो सब पॉइंट हम फिलहाल फैमिली की बात कर रहे हैं। ग्रुप 13 फैमिली तो मैं वहीं पे बता रहा हूँ, राइट? कंपेयर हम नहीं कर रहे, जो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। कहाँ पे? पीरियोडिक टेबल में। तो यहाँ पे आपको ग्रुप 13 के जितने भी पॉइंट है वो याद रखना है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी समझ में आ गया आपको? आयोनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पे किसका सबसे ज्यादा? बोरॉन। बोरॉन के बाद थैलियम, थैलियम के बाद गैलियम के बाद एल्यूमिनियम के बाद, ये वैल्यू याद रहेगा। इतना नोट डाउन करें। इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, जिसको हम EN से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप 13 बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, व्हाट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स, राइट? अपनी तरफ जो इलेक्ट्रॉन पुल करे। अब यहाँ पे ग्रुप 13 एलिमेंट की बात करें बोरॉन फैमिली में, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अब जनरली ऑर्डर क्या होना चाहिए?
बोरॉन का वैल्यू ज्यादा, फिर एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम ऑर्डर राइट। ये पी ब्लॉक में ग्रुप 13 ऐसा है जहां पे आपको एक्सेप्शनल पॉइंट मिलेंगे, और पूरे पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक प्लस डी ब्लॉक, पी ब्लॉक में 13 और पूरा डी ब्लॉक, वहां पे वैल्यू जो है चेंजेस दिखेंगे। तो ग्रुप 13 का अगर कोई भी ऑर्डर पूछे तो एक बार परफेक्टली आप रिमाइंड करके ही आंसर करेक्ट करेंगे, वहां पे ऐसे डायरेक्टली नहीं कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है वही लिख दिया। ग्रुप 13 में बहुत सारे पॉइंट आते हैं क्योंकि जस्ट डी ब्लॉक के बाद आ रहा है ओवर सील्डिंग के बाद, तो वहाँ ग्रुप 13 में इफेक्ट अलग होंगे। अब इनमें अगर मैं बात करूं एक्सपेरिमेंटली बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इनकी वैल्यू की बात करें ना तो बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 होता है, एल्यूमिनियम का 1.5 डिक्रीज ही हो रहा है, पर इधर क्या होगा 1.6, 1.7, 1.8, 1.8। अब जनरली क्या होगा, होना चाहिए था ये ऑर्डर, बट क्या हो गया जहां पे ये जो ऑर्डर है इस बोरॉन को खाली यहां लेके आ जाओ, इनसे भी पहले ऑर्डर से नहीं समझा, थैलियम, इंडियम, गैलियम, एल्यूमिनियम राइट। अब ये बोरॉन इधर आ गया तो क्या हो जाएगा बोरॉन, थैलियम, इंडियम, गैलियम, एल्यूमिनियम। समझ में आ रहा है ये, यहाँ तक कोई डाउट डिफिकल्टीज? तो ये है आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर हो जाएगा बोरॉन, थैलियम, इंडियम, गैलियम, एल्यूमिनियम। समझ में आ रहा है आपको? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बाद अगर मैं बात करूं मेल्टिंग पॉइंट का, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट, अब मेल्टिंग पॉइंट में यहाँ पे बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम। अब यहाँ अगर मैं एलिमेंट की बात करूँ या तो ये डिक्रीज या तो ये इंक्रीज, दो पॉइंट होने चाहिए राइट, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो यहाँ पे बोरॉन टू गैलियम, बोरॉन टू गैलियम मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है डिक्रीज, एंड गैलियम टू इंडियम क्या हो रहा है इंक्रीज। समझ में आ रहा है? सबसे पहले ये पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बोरॉन फैमिली, बोरॉन टू गैलियम डिक्रीजेस, गैलियम टू इंडियम, गैलियम टू थैलियम क्या होगा इंक्रीजेस। अब एक ऑर्डर बनाया जाए मेल्टिंग पॉइंट का तो क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा बोरॉन, बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम, बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद थैलियम, थैलियम के बाद इंडियम के बाद, इफ यू रिमेम्बर इन लोअर स्टैंडर्ड जब आप 9th 10th में पढ़े रहेंगे तो आपको एक पॉइंट बताया गया था गैलियम एज अ लिक्विड राइट, इन अ समर डे गैलियम इज अ लिक्विड। इसका अगर मैं बात करूं तो मेल्टिंग पॉइंट 303 केल्विन है, कितना है 303 केल्विन, ये ध्यान में रखें। किसका, गैलियम का। तो गैलियम जो है जिसका लिक्विड होते हुए भी इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना, मेल्टिंग पॉइंट कितना है 303। तो बोरॉन फैमिली में सबसे लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, गैलियम का। सबसे ज्यादा किसका होगा, बोरॉन। समझ में आ रहा है आपको? और बोरॉन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होने का रीजन ये है, मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट सबसे ज्यादा किसका होता है, जिसका पैकिंग क्लोज होता है। क्या होता है, क्लोज पैकिंग। तो बोरॉन जो होते हैं ना, बोरॉन जो है B12 में पाया जाता है। अब ये B12 विटामिन B12 की बात नहीं हो रही, ये B12 मतलब बोरॉन 12 फॉर्म में है। अब यहाँ पे इस B12 मतलब इनको आइकोसोहेड्रल, इनका स्ट्रक्चर होगा आइकोसोहेड्रल ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर कैसा है आइकोसोहेड्रल। तो B12 बोरॉन वहां पे कंबाइन हो जाता है। अब ये क्लोज पैकिंग में होने के रीजन से इनमें बोरॉन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है बहुत ज्यादा। क्रिस्टलाइन बोरॉन जो है, क्रिस्टलाइन बोरॉन
इतना हार्ड होता है लाइक एज अ डायमंड, बहुत ज्यादा हार्ड होता है। कौन? क्रिस्टलाइन बोरॉन। बोरॉन जो है दो टाइप होते हैं, क्रिस्टलाइन और एक एमोरफस। तो क्रिस्टलाइन बोरॉन्स होते हैं बहुत ज्यादा ही हार्ड होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड, और उसका हार्डनेस लाइक एज अ डायमंड, ये ध्यान में रखेंगे। तो B12 और गैलियम जो है सबसे ज्यादा वोलेटाइल, वोलेटाइल मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सबसे। अब ये हो गया मेल्टिंग। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें हम, सो बॉइलिंग पॉइंट में एक्सेप्शन नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा है जो सिंपल है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बोरॉन फैमिली डिक्रीजेस डाउन टू दी ग्रुप, जिनमें सबसे ज्यादा बोरॉन, देन एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम है। समझ में आ रहा है? ये बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद एक पॉइंट आएगा स्टूडेंट जो होगा डेंसिटी। किसका? डेंसिटी। अब जनरली डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑन वॉल्यूम। तो डेंसिटी किसका ज्यादा होगा? जिसका मास ज्यादा, जिसका मास ज्यादा। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं D इज इक्वल टू m/v, राइट, ये होता है। अब जिसका मास ज्यादा होगा उसका डेंसिटी ज्यादा। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम, यहाँ पे रेडियस और एनएसएन एंथैल्पी का कोई रिलेशन ही नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? कोई एक्सेप्शन नहीं। समझ में आ रहा है? जहां भी रेडियस और ये सब का पॉइंट आया, उस सारे पॉइंट में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक्सेप्शन दिखा हुआ है। तो ये डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन टू दी ग्रुप। डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन टू दी ग्रुप। सबसे ज्यादा हेलियम, सबसे कम बोरॉन। कोई कंफ्यूजन यहाँ पर? फिजिकल ट्रेन के जितने भी पॉइंट थे सारे बता दें। एक हम यहाँ पे मेटेलिक नेचर की बात करें, मेटेलिक नेचर, यहाँ पे अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, बोरॉन, राइट, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम और नियोनियम भी है, बट ये जो है मैनमेड मेटल है, ये एक रेडियो एक्टिव मैनमेड मेटल है। बोरॉन जो है ये क्या है? नॉन मेटल। बोरॉन क्या है? नॉन मेटल। और एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम ये सब क्या है? मेटल। ऑल आर मेटल। ये सब क्या है? मेटल। पर बोरॉन क्या है? नॉन मेटल। बोरॉन क्या है? नॉन मेटल। ये पॉइंट याद रहेगा आपको, ये ध्यान में रखना। ये भी मेटल ही है, बट क्या है? सिंथेटिक मेटल। सिंथेटिक मेटल क्यों बोला? समझ में आ रहा है? इज अ रेडियो एक्टिव मैनमेड मेटल, ये ध्यान रखिए। ये हो गया आपका जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज थे। क्या थे? फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें। केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो अकरेंस की बात करेंगे। किसकी? अकरेंस। occurrence of group 13, जिसको बोरॉन फैमिली बोला जाता है। अब ग्रुप 13 में सबसे ज्यादा बोरॉन, सबसे पहले बोरॉन, सबसे ज्यादा नहीं, बोरॉन एलिमेंट है, राइट। अब बोरॉन कौन कौन से फॉर्म में पाया जाएगा? तो पहला अगर हम बात करें तो बोरॉन जो है बोरेक्स में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? बोरेक्स। बोरेक्स का फॉर्मूला याद है आपको? Na2B4O7.10H2। समझ में आ रहा है? .10H2। अब बोरेक्स इंडिया में कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? बोरेक्स अगर इंडिया में बात की जाए तो सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाता है? पुगा वैली एंड संबर लैक। समझ में आ रहा है? पुगा वैली एंड संबर लैक। तो पुगा वैली कहाँ पे? लद्दाख। और संबल है राजस्थान। समझ में आ रहा है? तो सबसे ज्यादा वहां पे पाया जाता है। तो बोरेक्स
का फॉर्मूला Na2B4O7। बोरॉन जो है कंबाइंड फॉर्म में पाया जा रहा है। फर्स्ट कंबाइंड कंपाउंड जो है इसका बोरैक्स है Na2B4O7। और भी है यहाँ पे पुलिमानाइट, फॉर्मूला हो जाएगा Ca2B6O11 समझ में आ रहा है। तीसरा करनाइट Na2B4O7 10H2 होता है, यहाँ पे 4H2O आ जाएगा। द फोर्थ एज अ बोरिक एसिड इज H3BO3। The fifth one is diborane is B2S6। समझ में आया? इन सारे कंबाइंड फॉर्म में बोरॉन पाया जाता है। कहाँ पे? बोरेक्स, पुलमानाइट, करनाइट, बोरिक एसिड, डाइबोरेन। समझ में आ रहा है? इन सारे फॉर्म में कौन पाया जाता है? बोरॉन। समझ में आ रहा है? दूसरा मेरा ग्रुप 13 बोरॉन फैमिली का एलिमेंट है एल्यूमिनियम। कौन है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के लिए अगर बात की जाए स्टूडेंट, तो एल्यूमिनियम इज अ थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। समझ में आ रहा है? अर्थ क्रस्ट पे एल्यूमिनियम थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। तो फर्स्ट पे कौन है? ऑक्सीजन 45.5 बाय मास। 45.5 बाय मास। समझ में आ रहा है? एंड सेकेंड पे कौन है? सिलिकॉन। कितना? 27.7 बाय मास। समझ में आ रहा है? एंड थर्ड पे एल्यूमिनियम। कितना? 8.3। कितना? 8.3। समझ में आ रहा है? 8.3 बाय मास। ये ध्यान में रखेंगे। तो एल्यूमिनियम एज अ थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ। पूरे अगर मैं एटमॉस्फेयर की बात करूं तो एटमॉस्फेयर में फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन है? नाइट्रोजन। सेकेंड मोस्ट ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है? ओवरऑल यूनिवर्स की बात करें तो हाइड्रोजन। पूरे यूनिवर्स में हाइड्रोजन। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो ध्यान देंगे। एटमॉस्फेयर में बाय वॉल्यूम जो है नाइट्रोजन पाया जाता है। ये ध्यान में रखेंगे। तो ये सब चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो एल्यूमिनियम के लिए हम यहाँ पे पहला पॉइंट, एल्यूमिनियम इज थर्ड मोस्ट abundant element in the earth crust। समझ में आ रहा है? थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द, समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट यहाँ पे चाहिए तो हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट पे ऑक्सीजन आएगा। ऑक्सीजन का परसेंटेज 45.5 बाय मास। ये ध्यान में रखेंगे। सेकेंड पे 27.7 एंड थर्ड एल्यूमिनियम 8.3%। समझ में आ रहा है? एल्यूमिनियम प्रेजेंट इन कंबाइंड फॉर्म आल्सो। कंबाइंड फॉर्म में बॉक्साइड हो गया। समझ में आ रहा है? एल्यूमिना हो गया और क्रायोलाइट हो गया। समझ में आ रहा है? बॉक्साइड, एल्यूमिना, क्रायोलाइट, इन कंबाइंड फॉर्म एल्यूमिनियम present in bauxite, समझ में आ रहा है? एल्यूमिना, क्रायोलाइट। समझ में आ रहा है? इनका फॉर्मूला Al2O3.2H2O, एल्यूमिना Al2O3, क्रायोलाइट Na3Al F6। समझ में आ रहा है आपको? क्रायोलाइट का फॉर्मूला अगर कंफ्यूज हो तो मैं लिख देता हूँ।
Na3AlS, ये ध्यान रखें, ये पॉइंट समझ में आ रहा है। अदर एलिमेंट आर लेस अबंडेंट, अदर एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 आर लेस अबंडेंट। बाकी के जो एलिमेंट है, बाकी के लाइक गैलियम, इंडियम, गैलियम, इंडियम, ये तो रेडियो एक्टिव है, इसकी बात नहीं कर रहे। बच्चे ये तीनों ये लेस अबंडेंट है, ट्रेसेस फॉर्म में बहुत लेस प्रेजेंट होते हैं ये अर्थ क्रस्ट पे, समझ में आ रहा है। तो ये भी अपने ऑक्साइड के आयन सल्फाइड के ओर में प्रेजेंट होते हैं, पर इनका प्रेजेंस क्या है, बहुत कम। सेकेंड जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, दैट वन इज अ ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकेंड वन इज ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट की मैं बात करूं सबसे पहले यहाँ पे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में हमें क्या क्या टर्म यूज में आएगा। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरॉन फैमिली, बोरॉन फैमिली इज NH2NP1, NH2NP1, समझ में आ रहा है। तो ये इनका जनरल ऑक्सीडेशन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर मैं NH2NP1 की बात करूं तो ये ग्राउंड स्टेट में ये इस तरह से हो जाएंगे, समझ में आ रहा है आपको। अब ये तीन इलेक्ट्रॉन है, S में 2, P में 1। अब ये एक ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो बॉन्डिंग में एक ही आएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्फ़िगरेशन ये इलेक्ट्रॉन के रिप्रेजेंटेशन में इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +1, समझ में आ रहा है। बट जब हम इसको एक्साइट कर देंगे तो एक्साइटेड स्टेट में अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके P में आ जाएगा तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इधर और एक इधर। उसका रीजन क्या है कि बोरॉन फैमिली के एलिमेंट क्या बना रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग से होता है। किससे होता है, म्यूचुअल शेयरिंग। तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे कितने बॉन्ड बनेंगे, 3 कोवेलेंट बॉन्ड, 3 कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे 3 कोवेलेंट बॉन्ड, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये क्या हो जाएंगे, +3। ये समझ में आ रहा है। तो अगर यहाँ पे ध्यान में रखेंगे ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में नहीं आया तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +1, और सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो गए, बॉन्डिंग में आ गए तो क्या हो जाएंगे, +3। सारे कब होंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइड होके यहाँ पे P में आ जाए। समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई डाउट। तो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ P ब्लॉक बोरॉन फैमिली इज +3, बोरॉन फैमिली इज +3। जनरल क्या है, +3 है, बट एलिमेंट जो है +1 एंड +3 दोनों शो करते हैं, समझ में आ रहा है। बट इन जनरल बातें करेंगे तो +3। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो ये जो एलिमेंट है +1 भी शो करेंगे एंड +3 भी, +1 +3 +1 +3, समझ में आ रहा है, शो कर सकते हैं। पर क्या स्टेबल है वो इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है। क्या ये ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो स्टेबल कौन है, अगर मैं थैलियम में बात करूं, थैलियम +1 इज मोर स्टेबल देन +3, थैलियम +1 इज मोर स्टेबल देन +3। ये ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी का पॉइंट है, समझ में आ रहा है। अदर एलिमेंट क्या हो जाएंगे, यहाँ लिखेंगे +3 इज मोर स्टेबल देन +1, समझ में आ रहा है आपको। अदर में +1 ऐसा। यहाँ एक और पॉइंट, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इन अ बोरॉन फैमिली, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट decreases down to the group, and +1 oxidation state increases down to the group। इसका रीजन दोनों कहीं ना कहीं एक ही पॉइंट को बता रहे हैं। रीजन क्या है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब अगर हमें ये नहीं पता है इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है तो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज अ इनर्ट पेयर इफेक्ट, समझ में आ रहा है। इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख रहे हैं NH2NP1, समझ में आ रहा है।
ये +1 कब हुआ? जब ये s का इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? अब इनर्ट पेयर इफेक्ट कहां पे एप्लीकेबल होगा? जो ग्रुप का एंडिंग वाले एलिमेंट होंगे, लास्ट वाले एलिमेंट होंगे, जिनका साइज ज्यादा होगा, जो हैवियर एलिमेंट होंगे, तो वहां पे क्या होगा? पुअर शिल्डिंग इफेक्ट। पुअर शिल्डिंग इफेक्ट इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं होता, बट रीजन वही होते हैं, उसकी वजह से होता है ऐसा बोलेंगे, बट यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट है। इनर्ट पेयर इफेक्ट एप्लीकेबल क्यों हुआ? अगर उसमें पुअर शिल्डिंग होगा तब। समझ में आ रहा है? तो जब भी पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होगा तो क्या होंगे? वो डी और एफ के ऑर्बिटल में पुअर शिल्डिंग होता है, तो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? रिपल्सन कम। तो रिपल्सन कम तो ये क्या हो जाएगा? ये जो एस ऑर्बिटल है वो मोर क्लोजर क्या हो जाएंगे? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस से उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो क्या ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा? नहीं, क्योंकि अट्रैक्शन यहाँ पे ज्यादा, तो इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड नहीं हुए। और जब एक्साइटेड नहीं हुए तो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा? नहीं। ये ग्राउंड में +1, यहाँ +3। अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर गया तो +3 बनेगा, नहीं गया तो +1। ये समझ में आ रहा है आपको? तो अब यहीं पे ध्यान देंगे, व्हाट इज द इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट, reluctance of ns electron, reluctance of ns electron in the formation of chemical bond, formation of chemical bond या chemical bond। Reluctance of ns electron in the formation of chemical bond are known as inert pair effect। Reluctance का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस, रोकना। समझ में आ रहा है? रिलक्टेंस का मीनिंग क्या है? रेजिस्टेंस। जब ns इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में नहीं आएगा, रिलक्टेंस मतलब रेजिस्टेंस ऑफ ns इलेक्ट्रॉन इन दी फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। जो केमिकल बॉन्ड में ns इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, अब ns नहीं आया, राइट? तो उसी को क्या बोलेंगे? इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब ये होता कहां पे? इन दी लास्ट एलिमेंट। समझ में आ रहा है? लास्ट एलिमेंट में ये बहुत स्ट्रांगली पाए जाते हैं, लास्ट एलिमेंट में बहुत स्ट्रांगली पाए जाते हैं। समझ में आ रहा है? बाकी में इनका इफेक्ट कम होता है, बहुत ही कम, बट लास्ट एलिमेंट में क्या होगा? ये इनर्ट पेयर इफेक्ट बहुत ज्यादा पाया जाएगा। समझ में आ रहा है? आप ऐसा भी बोल सकते, इन द लास्ट एलिमेंट इनर्ट पेयर इफेक्ट स्ट्रॉन्ग पाए जाते हैं, बाकी के इसमें नहीं, मतलब कम पाए जाते हैं। और इसका रीजन क्या होता है? इनका इनर्ट पेयर इफेक्ट का रीजन क्या होता है? ड्यू टू लार्ज इन साइज वहां पे पुअर शिल्डिंग इफेक्ट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पुअर शिल्डिंग इफेक्ट। ड्यू टू लार्ज साइज। समझ में आ रहा है? और ये सब के रीजन क्या है? पुअर शिल्डिंग इफेक्ट। समझ में आ रहा है? जिनमें पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होता है वही। अब अगर मैं थैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो थैलियम क्या होता है? 81। जेनॉन के बाद क्या आ जाएगा? 4f14। फिर हम क्या लिखेंगे? 5d10, 6s2, 61। अब ये इनमें पुअर शिल्डिंग इफेक्ट की वजह से, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट की वजह से ये जो s का इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के क्लोज आ जाएगा, और जब न्यूक्लियस के क्लोज आएगा तो क्या हो जाएगा? वहां पे अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब अट्रैक्शन अगर स्ट्रॉन्ग हो गया तो क्या ये वाला s का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके जंप करेगा? नहीं, क्योंकि अब स्टेबल हो गया, वो न्यूक्लियस से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया हुआ है। समझ में आ रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गली है, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो वो एक्साइट होके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया नहीं। समझ में आ रहा है? और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप ही नहीं करेगा तो क्या +3 शो करेगा? नहीं। तो ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे।
कि ये जो है न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज आ जाता है, और ये फिनोमिना हैवियर एलिमेंट में पाए जाते हैं, लास्ट एलिमेंट में ज्यादा पाया जाता है। आप हमेशा ध्यान में रखेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट कहां पे मिलेगा, इन द लास्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, लास्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप के लास्ट एलिमेंट में ये इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग पाए जाएंगे। क्लियर एवरीवन? अब उसका रीजन क्या होगा, ड्यू टू लार्ज साइज वहां पे क्या हो जाएंगे, पुअर शील्डिंग है। अब पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से 6s2 का जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होने की वजह से एक्साइटेड नहीं हो पा रहा है। अब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड नहीं हुआ जिसकी वजह से उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, +1। तो यहाँ पे ध्यान में रखेंगे थैलियम +1 इज मोर स्टेबल देन थैलियम +3। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, which oxidation state of thallium are more stable, +1। समझा आपको? उसका रीजन क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। रीजन क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अगर थैलियम +3 में है, थैलियम +3 ऑलवेज एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसका रीजन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद क्या करेंगे, रिड्यूस। तो रिड्यूस होके किस में चला जाएगा, +1। ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? तो थैलियम +3 ऑलवेज एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? ऑक्सीडेशन स्टेट तक समझा आपको? ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई प्रॉब्लम? नहीं। दैट्स ऑल।